गुड मॉर्निंग साथियों, एन के क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में मैं राजेश कुमार और इसके अलावा मैं शिक्षण से संबंधित जितने भी कंपटीशन एग्ज़ामिनेशन जैसे होते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट, और उसके अलावे में अगर मैं बात करूं पीजीटी हुआ, टीजीटी हुआ, इससे रिलेटेड आपको उसमें फ़िलॉसफ़ी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह इसकी डिमांड रहती है, हर जगह ये पूछे जाते हैं। इसके प्रश्न जो होते हैं, इसके प्रश्न हर जगह पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फ़िलॉसफ़ी शब्द क्या है, फ़िलॉसफ़ी कहाँ से लिया गया है, फ़िलॉसफ़ी का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम चर्चा आपके समक्ष कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, फ़िलॉसफ़ी का हिंदी अर्थ होता है दर्शन। क्या होता है? दर्शन। दर्शन को इंग्लिश में कहते हैं फ़िलॉसफ़ी। दर्शन जो शब्द है, जो वर्ड है, वो आपका दृश्य धातु से बना है। किससे बना है? दृश्य धातु, जिसका अर्थ होता है देखना। इसका अर्थ क्या होता है? देखना। यानी जो हमारा नज़रिया है, जो मेरा दृष्टिकोण है, मैं किसी चीज़ को किस तरीके से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और उसमें कितना परिवर्तन कर रहा हूँ, तो जो प्रक्रिया होती है वो देखने से संबंधित होती है। इसको अगर हम एक वर्ड में लिखें, एक संस्कृत वर्ड में लिखें, संस्कृत स्टेटमेंट में लिखूं, तो दृश्यते इति दर्शनम। दृश्यते इति दर्शनम। दृश्यते इति दर्शनम। इति दर्शनम। यानी दर्शते इति दर्शनम का मतलब हुआ जाके कि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ, तो देखने का जो नज़रिया है, उन चीज़ों को मैं कितना अपने आप में परिवर्तन कर रहा हूँ, कितना इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। तो जो वो प्रक्रिया होती है, तो वो प्रक्रिया होती है आपकी देखने से संबंधित। तो साधारण सी भाषा में हम कह सकते हैं कि फ़िलॉसफ़ी के अंतर्गत यानी दर्शन के अंतर्गत जो देखने से, जो हम जिस तरीके से जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस माहौल में प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियों के माध्यम से जिन चीज़ों को मैं देख पा रहे हैं, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और दूसरा होता अप्रत्यक्ष। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको मैं अनुमान लगा लेते हैं। अनुमान का मतलब अंदाज से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, तो वो जो प्रक्रियाएं होती हैं वो अप्रत्यक्ष होती हैं। तो इन दोनों का मतलब ये हुआ जाकर कि जिसको मैं देख रहा हूँ और फिर देखने के बाद अपने व्यवहार में कितना मैंने परिवर्तन किया है। जितना मैंने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, तो वो आपको उससे क्या मिला? ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, वो आपको फ़िलॉसफ़ी के अंतर्गत आती है। अब इसको हम डिवाइडेशन करें तो फ़िलॉसफ़ी आपकी दो टाइप्स में है। दो टाइप्स में, यानी दो प्रकार से। एक तो इंडियन फ़िलॉसफ़ी है और दूसरी आपकी वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी है। यानी दर्शन को हम दो भागों में मैंने इस तरीके से किया। आपका एक हो गया है इंडियन फ़िलॉसफ़ी और दूसरा है आपकी वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी। इंडियन फ़िलॉसफ़ी का मतलब है भारतीय दर्शन, भारतीय, और दूसरा है पाश्चात्य दर्शन। क्या है? पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन। अब इसमें क्या है? भारतीय दर्शन में क्या है और पाश्चात्य दर्शन में क्या है? मैं एक एक की आपके समक्ष चर्चा करूंगा। सबसे पहले भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन को दो भागों में मैंने बांटा है। पहला है आपका आस्तिक दर्शन, आस्तिक, और दूसरा है आपका इसमें नास्तिक। दूसरा है आपका क्या? नास्तिक। अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं, सामान्य भाषा में बताने का प्रयास करूं, तो आस्तिक का मतलब ये होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कि जो ईश्वर को मानने, यानी ईश्वर को मानने वाला आपका आस्तिक हो गया, और जो ईश्वर को न माने वो नास्तिक होता है। लेकिन हम उसको एक सामान्य सी भाषा में कहेंगे। लेकिन यदि आप इस एजुकेशन फील्ड में बात करेंगे, इस शिक्षा शास्त्र की प्रक्रियाओं में बात करेंगे, तो आस्तिक का मतलब है जो वेदों की प्रामाणिकता को माने। किसको माने? जो वेदों की प्रामाणिकता को माने, वो हो गया आस्तिक। और जो वेदों की प्रामाणिकता को ना माने, वो हो गया नास्तिक।
यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ जा करके, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में जब हम शिक्षण शास्त्र की प्रक्रियाओं की बात करते हैं तो जो वेदों की प्रामाणिकता को मानता है वो आपका आस्तिक हो गया, और जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है वो आपका क्या हुआ, नास्तिक हुआ है। तो अब इस आस्तिक और नास्तिक को सामान्य भाषा में मैं कहूँ कि आस्तिक के बाद आस्तिक में क्या क्या दर्शन आते हैं तो उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे आस्तिक में वैसे मुख्यतः 3 दर्शन आते हैं। आस्तिक में कितने आते हैं, 3 दर्शन, और इसी तरीके से 3 इसमें नास्तिक में भी आते हैं। तो अगर इस तरीके से, तो अब इन तीनों को हम डिवाइड करेंगे, तीनों को हम अगर निकालें तो 3, पहला हमारा है सांख्य दर्शन। पहला क्या है, सांख्य। और सबसे पहला भारतीय दर्शन में सबसे पहला, कभी एक यूजीसी नेट में भी हायर एजुकेशन में सबसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सबसे पहला और पुराना दर्शन कौन है, तो आपको बताना है क्या, सांख्य दर्शन। तो पहला इसमें क्या हो गया आपका, सांख्य दर्शन हो गया। दूसरे की बात करूं तो दूसरा आपका न्याय दर्शन। दूसरा क्या है, न्याय दर्शन। और तीसरा इसमें आपका है मीमांसा। पहला आपका सांख्य दर्शन है, दूसरा न्याय है, और तीसरा आपका मीमांसा है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये सांख्य दर्शन को अगर सामान्यता अगर इसमें पूछा जाए, कभी कभी विकल्प में अगर पूछ दिया जाए कि आस्तिक दर्शन कितने होते हैं, तो आपको कभी 3 दे देते हैं विकल्प में, कभी 6 दे देते हैं। अब 6 को समझने का प्रयास करो। अब इसमें सांख्य को 2 भागों में डिवाइड कर लो। एक तो आपका हो गया है सांख्य, भाई सांख्य दर्शन को हम अगर डिवाइड करेंगे तो एक हो गया है सांख्य और दूसरा आपका हो गया है योग दर्शन, ठीक है ना। वैसे अगर हम इसको कहें तो सांख्य दर्शन योग दर्शन एक दूसरे के समान माने जाते हैं। क्यों कि इसको हम कहते हैं जुड़वा बहनें। सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक दूसरे को हम क्या कहते हैं, ये जुड़वा बहनें हैं। क्यों कि इसमें भी आपके अगर तत्व पूछे जाते हैं तो इसमें 25 होते हैं, इसमें आपका 1 बढ़ जाता है, 25 + 1 = 26 तत्व होते हैं। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक दूसरे की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए दर्शन है। अब इसमें जो न्याय दर्शन है इसको भी हम 2 में डिवाइड करेंगे। तो एक तो आपका होगा न्याय दर्शन और दूसरा हो जाता है वैशेषिक दर्शन, ठीक है ना। न्याय दर्शन और दूसरा है आपका इसी में वैशेषिक दर्शन। अब वैशेषिक इसमें क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है 7 पदार्थ होते हैं। ये 7 पदार्थ न्याय में होते हैं और 7 में, और जब किसी विशिष्ट बात की अगर हम बात कर देते हैं, किसी शब्दावलियों में जब कोई विशिष्ट बात आ जाती है तो उसको हम वैशेषिक कह देते हैं। तो जब कोई चीज़ अगर ज़्यादा चीज़ें सामान्य रूप से दी गई हैं तो वो ज़्यादा, और ज़्यादा में जैसे कोई कक्षा में 20 बच्चे बैठे हैं, अगर मैं कोई चीज़ 20 बच्चों को लगातार बताऊंगा तो वो एक सामान्य सी प्रक्रिया हो जाती है। और उसी में अगर हम किसी का व्यक्ति का नाम ले दूं, किसी कक्षा में शिक्षार्थी का नाम लेकर के उसे बुलाऊं, उससे पूछ दूं, कोई चीज़ बता दूं उसको, तो वो एक विशिष्ट प्रकार की बात हो जाती है। उसको मैंने विशिष्टता के आधार पर ले लिया, तो ऐसे इसका नाम वैशेषिक हो गया है। दूसरा इसमें मीमांसा की अगर मैं चर्चा करूं तो एक होती है पूर्व मीमांसा और दूसरा इसमें है उत्तर मीमांसा, ठीक है ना। इस टाइप में अगर कभी भी ये पूछ दिया जाता है कि इंडियन फिलॉसफी के अंतर्गत आस्तिक दर्शन जो है उसमें कितने दर्शन आते हैं, तो आप लिख सकते हैं मुख्यतः तो वैसे 3 होते हैं, और 3 के बाद अगर विकल्प में 6 भी दिया और 3 नहीं दिया है तो आप इनमें 6 बता सकते हैं कि 6 ऐसे हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। अब इसमें थोड़ा सा और एक आगे स्टेप बढ़ा दो थोड़ा सा कि पूर्व मीमांसा को हम मीमांसा कहते हैं, पूर्व मीमांसा को मीमांसा कहते हैं, और उत्तर मीमांसा को हम कहते हैं वेदांत। कौन सा दर्शन, वेदांत दर्शन। यानी इस तरीके से जो अभी नाम जो मीमांसा का जो मैंने वर्गी क्लासिफिकेशन किया है, तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, लेकिन पूर्व मीमांसा का नाम फिर पुनः इसको कर दिया मीमांसा और उत्तर मीमांसा को कह दिया वेदांत। अब इसमें और थोड़ा समझने का प्रयास करो, किसके प्रतिपादक कौन है,
जो सांख्य दर्शन दिया है इसके प्रतिपादन करता कौन है, तो आप इसमें इस तरीके से इन चीज़ों पर भी चर्चा कर लो कि कौन है। तो सांख्य दर्शन के हैं कपिल, आचार्य कपिल, ये आपके सांख्य दर्शन के प्रतिपादक करता है जिन्होंने ये सांख्य दर्शन दिया है, सांख्य दर्शन दिया है। योग के हैं आचार्य पतंजलि, आचार्य पतंजलि, ये आपके योग दर्शन के हो गए। अब न्याय के दर्शन के हैं गौतम, आचार्य गौतम, आचार्य गौतम जो हैं वो आपके न्याय दर्शन के प्रणेता हैं। वैशेषिक के हैं कणाद, कणाद या उलूक, इन्हीं को कहते हैं, एक नाम और दूसरा है इनका उलूक, या तो इनको कणाद भी कह सकते हैं, कभी कभी उलूक दिया जाता है कि इसके प्रणेता कौन है वैशेषिक के, तो आप बता सकते हैं उलूक या कणाद। पूर्व मीमांसा, मीमांसा के हैं ये पूर्व मीमांसा, मीमांसा के जो प्रणेता हैं वो है आपके जैमिनी, कौन है जैमिनी। और आपके वेदांत के हैं बादरायण, बादरायण। तो इस प्रकार इसके ये प्रणेता है, यानी इनके प्रतिपादक करता है, इन्होंने जो प्रतिपादन किया है, इनके प्रणेता हैं जो वेदांत के वो बादरायण है, मीमांसा के जैमिनी हैं, और ये वैशेषिक जो आपका दर्शन है उसके कणाद या उलूक हैं, गौतम है और पतंजलि और कपिल। तो इस तरीके के आपके जो हमने प्रणेताओं के बारे में चर्चा पर चर्चा कर रखी है, ये आपके आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। यानी इंडियन फिलॉसफी में आस्तिक दर्शन में आपके 3 दर्शन जैसे मैंने बताया, सांख्य, न्याय, मीमांसा, फिर इनको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया। इन दोनों को मिलकर जुड़वा बहने कहते हैं, इन दोनों को मिलकर इनको जुड़वा बहने कहते हैं, और इन दोनों को मिलकर ही हमें जुड़वा बहने कहते हैं। तो कहने का मतलब सांख्य के कपिल हो गए प्रणेता, योग दर्शन के हो गए पतंजलि, और न्याय के गौतम हो गए, और वैशेषिक के आचार्य कणाद या उलूक हो गए, पूर्व मीमांसा या मीमांसा कहेंगे तो इसके जैमिनी हो गए, और वेदांत के बादरायण है। तो इस टाइप की जो फिलॉसफी है इसको हम आगे जब हम इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तो सांख्य के बारे में एक पूरा टॉपिक आपको क्लियर कराना है, किस तरीके से इनके क्या विचार रहे हैं, क्या इन्होंने परिवर्तन किया, क्या ईश्वरवादी थे या अनीश्वरवादी थे। इसमें हम आगे विस्तार पूर्वक एक एक को लेकर चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और मीमांसा, इनके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। पहले हमने ये आस्तिक दर्शन बता दिया है, अब इसके आगे हम ये नास्तिक दर्शन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर दें, फिर हम एक एक को लेकर, पहले हम सांख्य दर्शन में पूरा विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करेंगे, फिर उसके बाद में योग दर्शन का पूरा वर्णन करेंगे, फिर उसके बाद में न्याय का भी करेंगे। इसी तरीके से वैशेषिक और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा जो दिया है, मीमांसा और वेदांत के बारे में, तो इसकी भी मैं चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। अभी हम केवल इतना बताने वाले हैं कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत 2 दर्शन आते हैं, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। अभी मैंने पाश्चात्य पर भी चर्चा नहीं करी हुई है, तो मैं चाह रहा हूं कि पहले मैं विस्तार पूर्वक मैं एक एक करके बताऊंगा। पहले हम संक्षिप्त में इन चीज़ों से अवगत करा दूं कि आस्तिक क्या होता है, नास्तिक क्या होता है, पाश्चात्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। जो चीज़ें आती हैं उनको बहुत, देखिए फिलॉसफी एक ऐसा शब्द है जो फिलॉसफी का मतलब दार्शनिक, या आपने पढ़ा होगा फिलॉसफर, यानी उनका क्या नज़रिया रहा, उनका क्या दृष्टिकोण रहा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या रहा या समाज के अंदर में क्या रहा, क्या उन्होंने बताया, क्या उन चीज़ों को देखा, उन चीज़ों को क्या अनुभव करके हम लोगों में किस तरीके से उन्होंने बताया, पढ़ाया, समझाया। तो उन चीज़ों के बारे में हम एक एक करके सब पर हम चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लें, तो ये नास्तिक दर्शन। अब इसको हम, अगर आप लोग फोटो स्नैप करना चाहें तो जरा आस्तिक दर्शन के बारे में इतना आप फोटो स्नैप कर दें। अभी मैं नास्तिक दर्शन की चर्चा कर रहा हूँ, अगर किसी को इसका स्नैप लेना है तो आप ले सकते हैं, इसका फोटो ले लें, ठीक है। अब इसके बाद में मैं चर्चा करूंगा नास्तिक दर्शन की। ये आपके होते हैं, ये भी आपके 3 ही होते हैं। कितने होते हैं? ये भी आपके 3 ही होते हैं नास्तिक दर्शन, क्योंकि आस्तिक की मैंने बात कर रखी है, तो ये आपके नास्तिक दर्शन भी 3 होते हैं। अब नास्तिक जो 3 होते हैं जरा उन पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ, फिर उसके बारे में। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला इसमें होता है जैन दर्शन, जैन। दूसरा होता है इसमें बौद्ध दर्शन, बौद्ध। और तीसरा होता है इसमें चारवाक दर्शन। क्या होता है? चारवाक। अब इसको देख लो, जैन दर्शन। अब जैन दर्शन के जो प्रणेता है या उनके जो प्रतिपादक करता है वो है आचार्य महावीर। कौन है? आचार्य महावीर।
अब एक समझने वाली बात यहाँ है, कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है, यूजीसी नेट में तो कई बार पूछा है, हायर एजुकेशन में भी पूछा है, कभी कभी छोटे छोटे कंपटीशनों में आपके में पूछ दिया जाता है, यूपी टेट सुपर टेट में। ये 24वें तीर्थंकर पूछ दिया जाता है, 24वें तीर्थंकर महावीर प्रसाद हैं जो जैन दर्शन के प्रणेता हैं, ये पूछ दिया जाता है। तो आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि इसमें जो 24वें हैं उससे पहले 23 और होंगे? भाई जब 24वें ये हैं, ये 24वें हैं अगर, तो इसका मतलब है इसके पहले 23 और थे, तो वो उस तरीके से उनका नाम क्यों नहीं आया? प्रणेता में महावीर प्रसाद का ही क्यों, महावीर का नाम क्यों आया? तो इस ये क्वेश्चन दिमाग में बनेगा सबको। तो हमें आज सबको क्लियर करा देता हूं कि इसमें क्यों इस तरीके से इनको माना गया है। वैसे आपके 5 व्रत हैं, 4 इन्होंने 4 जो पहले इसमें थे वो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव पहले जो प्रणेता थे, जैन दर्शन के पहले प्रणेता थे वो ऋषभ देव थे, और जो अंतिम में 24वें प्रणेता थे बने जाके महावीर, इन्होंने जैन दर्शन के बारे में जो बताया है तो वो 24वें थे। तो जब ऋषभ देव ये आपके पहले दर्शन करता थे तो इन्होंने सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा अस्तेय और अपग्रह, सत्य अहिंसा और अस्तेय अपरिग्रह, इन 4 तत्वों को इन्होंने बताया। सत्य, ये सत्य लिखा हुआ है, सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह। कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ जाकर कि ये ऋषभ देव ने इन्होंने 4 तत्वों पर चर्चा की है, 4 चीज़ों को बताया। इसमें महावीर प्रसाद ने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य को जब ये 5 ये तत्व बन गए तो इसके प्रणेता फिर महावीर प्रसाद हो गए, नहीं कि ऋषभ देव रहे, क्योंकि ये 5वां जो ब्रह्मचर्य है तो ब्रह्मचर्य का इन्होंने ऐड किया। तो ये महावीर जो थे, स्वामी महावीर जो थे, उन्होंने ये इस तीर्थंकर जो 24वें बने जाके, इसीलिए इनको ही प्रणेता माना जाता है, ना कि इससे पहले जो 23 बने हुए हैं उन लोगों को इसमें शामिल किया गया। शामिल तो थे, सब लोग शामिल थे, लेकिन प्रणेता जो बने मुख्यतः वो आपके आचार्य महावीर जी बने। तो इसलिए आपको पता चल गया होगा कि कभी कभी एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि 24वें तीर्थंकर महावीर को ही प्रणेता क्यों माना गया। तो आप बता सकते हो कि सर एक पहले तो थे ऋषभ देव, उसके बाद में और भी आते रहे, लेकिन उन्होंने 4 तत्वों पर चर्चा करी, सत्य अहिंसा अस्तेय और परिग्रह, और ब्रह्मचर्य को जिन्होंने ऐड किया वो थे 24वें तीर्थंकर महावीर जी। तो इसलिए इनको हम यहाँ पर प्रणेता के रूप में, जैन दर्शन के जो प्रणेता हैं वो आचार्य महावीर जी हैं। दूसरी बात, बौद्ध दर्शन की चर्चा करूं तो इसके प्रणेता थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध इसके जो प्रणेता थे वो थे आपके महात्मा बुद्ध। इसके प्रणेता कौन थे? महात्मा बुद्ध। ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है तो ये चीजें, ये महात्मा बुद्ध, ठीक है ना। इस तरीके से इसके प्रणेता ये महात्मा बुद्ध हो गए। इसके बाद आता है चारवाक। चारवाक के चारवाक ही प्रणेता थे। कौन थे? चारवाक, ठीक है ना। ये एक ऐसा दर्शन है चारवाक जिसकी, अब हम इन तीनों दर्शनों की, वैसे नास्तिक में, अब मेरा प्रश्न एक बनता है यहाँ कि आस्तिक दर्शनों की मैंने चर्चा करके आपको बता दिया कि ये 3 होते हैं, मुख्यतः 3 होते हैं, लेकिन अगर 3 नहीं है तो 6 किस प्रकार है, तो आपको मैंने उनका विस्तार पूर्वक बता दिया। इसके बाद में ये नास्तिक दर्शन की मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, तो नास्तिक दर्शन मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको जैन दर्शन के बारे में बताया, जैसा कि मैंने बौद्ध दर्शन के बारे में बताया, जैसा कि आपको चारवाक के बारे में बताया। इनके जो प्रणेता थे 24वें तीर्थंकर महावीर जी थे, इनके महात्मा बुद्ध थे, और इनके चारवाक के चारवाक ही थे। अब इस सब चीज़ों को मिला करके अब हम एक एक को, भाई ये देखिए फिलॉसफी बहुत ब्रॉड है, ऐसा नहीं है कि केवल इतना समझ के ऊपर समझ के इन चीज़ों को बस यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं, इनको हम बहुत डीपली समझाएंगे। अब ये 1 से 2 दिन में महावीर, अगर मैं जैन दर्शन को चलाऊंगा तो 1 से 2 दिन लग जाएगा इसमें,
मतलब 1 से 2 से 3 घंटे का इसमें जैन दर्शन का काम है। इसी तरीके से बौद्ध दर्शन है, इसी तरीके से चारवाक। तो एक विस्तार पूर्वक थ्योरी है और क्वेश्चन अंदर से ही पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रणेता और मैंने इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी इसलिए करा देता हूँ कि ये बहुत विस्तार पूर्वक चीज़ें हैं, इनको हम एक एक करके जैन दर्शन को भी पढ़ाएंगे, उसके बाद में बौद्ध दर्शन भी आपको पढ़ाएंगे और आपको चारवाक भी पढ़ाएंगे। इससे मुख्यतः क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में तो अभी इसको बताऊं, इस फिलॉसफी को थोड़ा सा उन्होंने कुछ क्वेश्चन को कम कर दिया है, फिलॉसफी उसमें टॉपिक से हटा दिया है, लेकिन एक आध क्वेश्चन इससे कभी कभी पूछ दिया जाता है। लेकिन अगर मैं इसमें ही एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन शिक्षा शास्त्र की बात करूं, तो ये फिलॉसफी वहाँ मस्ट है, फिलॉसफी के क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो जो एजुकेशन के जो छात्र हैं, जो छात्र छात्राएं एजुकेशन से जुड़े हुए सब्जेक्ट से हैं, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक ये टॉपिक है जो फिलॉसफी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आस्तिक दर्शन की मैं चर्चा कर चुका हूँ, नास्तिक दर्शन की भी मैं चर्चा के रूप में बता चुका हूँ कि ये 3 टाइप में है। पहला है जैन, दूसरा है बौद्ध और तीसरा है चारवाक। जैसे कि मैंने प्रणेताओं की बात कर ली है, तो ये 24वें महावीर जी हैं और इसमें महात्मा बुद्ध हैं और इसमें चारवाक के चारवाक ही है। और ये भी मैंने बता दिया कि महावीर को 24वें तीर्थंकर को ही प्रणेता क्यों माना गया, इससे पहले 23 और थे, उनको क्यों नहीं, जैसे पहले आपके थे ऋषभदेव, इनको क्यों नहीं माना गया। तो मैंने आपको बता दिया कि इनमें पहले 4 तत्व शामिल थे, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और परिग्रह। ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ा है, तो जब इनको जोड़ दिया गया इन्होंने, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक कंडीशन में आ गए, तो स्पेसिफिक में विशिष्टता में आ गए, तो इनको ही प्रणेता मान लिया गया है। तो इस टाइप में आपका ये आपका नास्तिक दर्शन की जो मैं चर्चा कर रहा था, वो लगभग मैं समझता हूँ ये आस्तिक और नास्तिक मैंने आपको बता दिया, यानी इंडियन फिलॉसफी की बात मैंने कर ली है। भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जो मैंने बात करी हुई है वो आपकी ये रही। अब मैं चलता हूँ पाश्चात्य दर्शन पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, फिर मैं इन चीज़ों को एक एक करके विधिवत क्रमबद्ध तरीके से, पहले हम आपको आस्तिक दर्शनों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में नास्तिक दर्शनों पर चर्चा करेंगे, तो एक एक करके। और ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि क्वेश्चन देखिए, यूजीसी नेट एक हायर एजुकेशन से ताल्लुकात रखने वाला कंपटीशन होता है, तो उसमें ऊपर से क्वेश्चन नहीं बनते, इसके तह में जाना पड़ता है, अंदर से क्वेश्चन, जैन दर्शन के अंदर से पढ़ना पड़ेगा, तो इसको विस्तार पूर्वक मुझे व्याख्यात करना पड़ेगा और उसके सारे क्वेश्चन, सारे कंटेंट वहां से आपको क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आगे चर्चा करने वाला हूं आपके किसकी, पाश्चात्य दर्शन की। तो फिलहाल हम इनको यहां से इरेज कर देते हैं और मैं चर्चा करूंगा आपको पाश्चात्य दर्शन की। अब इस तरीके से पाश्चात्य दर्शन का अगर जो मैं डिवाइडेशन करूं, तो पाश्चात्य दर्शन भी आपका जो है 3 टाइप में बटा हुआ है। पाश्चात्य, इसको भी इसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, पाश्चात्य की मैं चर्चा करने वाला हूं। तो ये 3 टाइप में आपका बटा हुआ है। पहला है प्राचीन दर्शन, यानी प्राचीन, और दूसरा इसमें है मध्यकालीन, ओल्टन, मेल्टन, वेस्टर्न, और जो है इसका समकालीन, मध्यकालीन, और ये आपका है समकालीन। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये प्राचीन दर्शन है, ये मध्यकालीन दर्शन है और ये आपका समकालीन दर्शन है। प्राचीन दर्शन के अंतर्गत में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, जरा समझने का प्रयास करें। देखो, इसमें 4 आपको मिलती है, 4 फिलॉसफी मिलती हैं। जैसे सबसे पहले आपको आदर्शवाद के बारे में, इसमें दूसरा जो है यथार्थवाद के बारे में, यथार्थवाद, यहां से करो, यथार्थवाद। तीसरा इसमें है आपका प्रकृतिवाद, और चौथा इसमें आपका है प्रयोजनवाद। वैसे मैं एक आपको इसमें मैं कॉम्परेटिव तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो आपको थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अच्छे समझ में आ जाएगा। आज मैं इसका अध्ययन करूँगा चारों का। दूसरी बात यह है कि ये फिलॉसफी अलग अलग है। पहले आदर्शवाद के प्रणेता कौन थे, उन्होंने क्या उनके विचार थे, कैसा ये उस तरीके की प्रक्रियाओं को समझाऊंगा। यथार्थवाद के बारे में बताना है, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। पहले मैं सबका क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, एक वर्गीकरण कर रहा हूँ कि आपको इस तरीके से बता दूंगा। तो ये वैसे तो ये सब चीज़ें लगता है जब बच्चा पढ़ता है कोई चीज़, जब आप लोग पढ़ते हो
किसी की फिलॉसफी, तो लगभग वर्ड सेम मिलते हैं, शब्दावलियाँ सेम होती हैं, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार ये चीज़ें कहाँ किस में अप्लाई करने, आदर्शवाद कहाँ पे होता है, यथार्थवाद क्या होता है। लगभग ये वर्ड जो है ऐसी शब्दावलियाँ इसमें हैं कि लगभग वो सेम हो जाती हैं। तो इसलिए हम इसका तुलनात्मक अगर अध्ययन करें, अगर आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इनको तुलना करके अगर मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा तो मैं समझता हूं कि आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यहीं के यहीं क्लास में ही क्लियर हो जाएंगे, जो आपको थोड़ा सा पुस्तक से पढ़ना है, जिससे आपके सारे कंटेंट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूं मध्यकालीन। मध्यकालीन दर्शन जो होता है, इसमें मध्यकालीन और समकालीन, तो जो मध्यकालीन दर्शन होता है उसमें है अस्तित्ववाद। क्या है? अस्तित्ववाद। और दूसरा इसमें है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद। ये आपके दो इसमें फिलॉसफी आ गई हैं, एक अस्तित्ववाद हो गया, दूसरा आपका मार्क्सवाद हो गया। तीसरा इसमें दो ही इसमें होते हैं मध्यकालीन में, मार्क्सवाद और आपका अस्तित्ववाद। इस पर भी मैं भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा जो आपके थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। दूसरा है समकालीन। समकालीन में आपका तार्किकवाद है, तार्किकवाद, तार्किकवाद, और आपका एक आता है अनुभववाद, अनुभववाद। इस तरीके की ये जो फिलॉसफी का क्लासिफिकेशन किया गया है वो इसी तरीके से है, तार्किकवाद है, अनुभववाद। हालांकि जैसे अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूं, जैसे आपकी ज़्यादातर परीक्षा से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपकी प्राचीन फिलॉसफी, जो आपकी इस फिलॉसफी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभार असिस्टेंट प्रोफेसर है यूजीसी नेट में भी अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद के बारे में भी एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं एजुकेशन में पूछ दिया जाता है, यानी शिक्षा शास्त्र में अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद के बारे में पूछ दिया जाता है। तो इसको पढ़ना तो सभी को है, आप पढ़ेंगे सबको, इसको भी प्राचीन भी पढ़ेंगे, मध्यकालीन भी पढ़ेंगे और समकालीन पढ़ेंगे। लेकिन अगर परीक्षा, देखिए कभी कभी होता ये है, मैं आपको कई एक बार बता चुका हूँ कि कभी कभी स्ट्रेटजी हमें बनानी चाहिए, हमें कंपटीशन को फाइट करना है, किसी तरीके से हमें सफल होना है। तो जब सफल होना है तो उसकी आपको स्ट्रेटजी, एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। विगत वर्षों के पेपर से उठा करके अगर देखेंगे तो क्वेश्चन, मैं समझता हूं कि क्वेश्चन यहाँ से ही आपको ज़्यादा मिलते हैं, और यहाँ से एक आध क्वेश्चन यहाँ से। लेकिन पढ़ना आपका काम है, हम लोगों का काम है पढ़ाना, आपका पढ़ना काम है। तो पढ़ना तो सभी फिलॉसफी को है, लेकिन मुख्यतः इन चीज़ों को, महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान केंद्रित करके रखना है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इससे कभी कभी। और ये जो तार्किकवाद और अनुभववाद है, ये थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इन चीज़ों को सबको हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे कि प्राचीन दर्शन के अंतर्गत ये आते हैं, और मध्यकालीन के इसमें ये, और आपके समकालीन के अंतर्गत में ये आता है। इन पर हम एक एक को पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं केवल इसको सबको पढ़ाना पड़ेगा, विस्तार पूर्वक सबको। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग से नहीं बनते हैं। अब क्वेश्चन कैसे हो गए, अंदर से पूछे जाते हैं, गहराई से जाना पड़ेगा, आपको डीप देखना पड़ेगा। वैसे तो आपको पता है, देखिए सिलेबस वही है, चीज़ें हटी हैं, कुछ जोड़ी गई हैं, वो चीज़ें सब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न है, जो क्वेश्चन की शब्दावलियाँ, जो मैं कई एक बार आपको बताता रहता हूँ कि जो शब्दावलियों का जो चल रहा है सिस्टम, उस शब्दावलियों को स्टूडेंट नहीं समझ पाता, उनके अर्थों को नहीं समझ पाता है, इसलिए वो सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा बच्चा, स्टूडेंट जो बहुत अपने चीज़ों को एक्टिव मोड में रखता है, वो कहीं ना कहीं असफल उसका होने का कारण क्या होता है, उसका मेन कारण ये होता है कि उनकी शब्दावलियों को नहीं समझ पाता है। तो जो शब्दावली, भाई मैं कई एक बार कह चुका हूँ, ये प्राचीन है, इसमें सब वही चीज़ है, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ये बहुत पहले से चला आ रहा है भाई, इससे क्वेश्चन पहले से भी आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन जब अब आज के टाइम में पूछे जाएंगे तो उनकी शब्दावलियों का हेरफेर होगा, जिसका हम अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, जिससे हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो उनके हिसाब से आज के समय में जो टेक्निकली शिक्षा का यूज़ किया गया, यूटिलाइज किया गया है, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से जो चीज़ों को यूज़ किया गया है, तो तकनीक के माध्यम से सारी शिक्षाओं का में बदलाव हो गया है, उनकी शब्दावलियों में बदलाव हो गया है, जो आपको, मैं समझता हूं कि उन चीज़ों से अवेयर, देखिए स्टूडेंट को हमेशा अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी पुस्तकीय ज्ञान ले लिया, अर्जित कर लिया और अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया, अपनी और चीज़ों में बदलाव नहीं किया। तो मैंने कई एक पहले भी बताया हुआ है कि अधिगम की प्रक्रिया या सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। तो इस टाइप की ये प्रक्रियाएं आपको यहाँ संचालित करनी पड़ेंगी। अब इसके आगे मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लूँ, फिर मैं एक एक करके आदर्शवाद के बारे में बताऊंगा, यथार्थवाद के बारे में बताऊंगा, प्रकृतिवाद के बारे में, प्रयोजनवाद के बारे में, और इसके बाद में इस तरीके से। और जितना मैं पढ़ाऊंगा
उसकी आपको कभी कभी बच्चे कह देते हैं सर मुझे पीडीएफ पीडीएफ। अरे पीडीएफ भाई क्या है, पहले उन चीज़ों को समझ लो। पीडीएफ तो मैं दूंगा ही भाई, अगर मैं पीडीएफ का मतलब है जो पुस्तकों में लिखा हुआ होता है वो तो कोई भी छात्र पढ़ सकता है, लेकिन छात्र पढ़ने का तरीका ये होता है कि जो शब्दावलियाँ उसमें लिखी हुई हैं उनका हम अर्थ नहीं सही से निकाल पाते हैं। इसलिए मुझे ज़रूरत होती है किसी ट्यूटर की, किसी शिक्षण प्रक्रियाओं के माध्यम से जुड़ने के लिए हमें शिक्षक की आवश्यकता होती है, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता इसलिए होती है कि वो अपने अर्थों को अपने व्यवहारिक जीवन में जिस तरीके से शब्दावलियों को समझाने का प्रयास करता है, बताने का उदाहरणों के माध्यम से, जो उसके उदाहरण होते हैं उनके माध्यम से हम उन चीज़ों को बताएंगे तो वो सरल हो जाती हैं। इसलिए उन सरल को और फिर अपनी पुस्तकीय भाषा से जोड़ करके आगे बढ़ने की प्रक्रिया ही शिक्षण की प्रक्रिया होती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट जो पेपर होता है, पेपर में सिलेबस फिक्स है, उन्होंने 10 यूनिट्स रखे हैं, आपको 10 यूनिट्स का ज्ञान होना चाहिए, 10 यूनिट्स के सवाल पूछे जाएंगे, इससे तो बाहर जाता नहीं है। लेकिन सब दिक्कत क्या आती है, वहाँ डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता है, विगत वर्षों के क्वेश्चन रिपीट नहीं होगी, लेकिन उसका जो बेस होगा, जो उसका आधार होगा तो वो थोड़ा सा आपका वही होगा, बेस में ही मिलेगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं, लेकिन उसकी शब्दावलियों में थोड़ा हेर फेर होगा जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। वहाँ की जब परीक्षा प्रांगण में बैठे हैं तो लोगों को एग्जाम फोबिया की शिकार हो जाती है, अरे हड़बड़ी में, अरे पता नहीं कैसा होगा, जो मैं क्या पढ़ूंगा क्या नहीं पढ़ूंगा, जो आया कि नहीं आया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप अपने दिमाग केंद्रित करके उन चीज़ों को, अगर उनके अर्थों को समझ लेंगे, क्वेश्चन को पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, कभी कभी हिंदी वाली चीज़ें इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं सेम होते हैं, हिंदी की शब्दावलियाँ कठिन आ जाती हैं। कोई चीज़ जैसे एक शब्द है प्रच्छन्न, बताओ अच्छा इसका हिंदी क्या है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। अब ये शब्द पूछ दिया जाए कि प्रच्छन्न, अब इसका क्या है, इसका अर्थ आप समझेंगे। अब इसका इंग्लिश वर्ड आपको देखना है कि प्रच्छन्न की इंग्लिश वर्ड क्या है। वैसे इसका मतलब होता है, इंग्लिश अगर लिखें तो स्किप, स्किप मतलब छिपा हुआ किसी चीज का, वैसे हिंदी अर्थ हो गया छिपा हुआ, तो ये सरल भाषा में हो गया। तो इस शिक्षक का एक चीजें ये होती हैं कि शिक्षक जो है शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके मनोभाव को, उनकी इंटरनली जो प्रॉब्लम है उनको समझ लेता है, पढ़ लेता है और उस शिक्षण समस्या का समाधान कर देता है। तो ये प्रक्रियाएं जो होती हैं आपकी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो अभी मैं चर्चा कर रहा था बेटा आपके इसमें प्राचीन दर्शन में, तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्राचीन दर्शन के बारे में ये इतने स्टेप्स हैं आपके 4। आदर्शवाद, इसको आइडियलिज्म कहेंगे, यथार्थवाद रियलिज्म कहेंगे, प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म कहेंगे, और प्रयोजनवाद का मतलब है ये व्यवहारवाद, इसको फलवाद भी कहते हैं, इसको फलवाद भी कहते हैं, बिहेवियर व्यवहारवाद भी कह सकते हैं, इसको नैमित्तिकवाद भी कह सकते हैं। इसके कई एक नाम है, कभी कभी अब यही तो बात है ना, प्रयोजनवाद का नाम बदल के कुछ अगर व्यवहारवाद कह दिया या फलवाद कह दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो मैं सर ने पढ़ाया ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो ये चीज़ें क्या है, इसकी शब्दावलियों में हेर फेर होता है, शब्दावलियाँ थोड़ी सी समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से मैं एक एक करके इनको बताऊंगा और फिर मैं इसके मध्यकालीन पर चर्चा करूंगा, उसके बाद में समकालीन में तार्किक और अनुभववाद के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम एक आपको सरलतापूर्वक इसकी तुलनात्मक चीज़ों को बता दूं आज, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आदर्शवाद क्या होता है, यथार्थवाद क्या होता है और आपका प्रकृतिवाद क्या होता है। अगर कोई इसको किसी को स्किप करना है, इसको फोटो लेना है तो स्किप कर सकते, फोटो ले सकते हैं। हाँ, अब मैं इसको साफ करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब आगे मुझे इसकी प्रक्रियाओं पर बात करनी है। क्या कि जो है इस दर्शन में आदर्शवाद, इसमें वेस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत आपका आता है क्या, प्राचीन दर्शन। तो जो प्राचीन दर्शन है उसमें हम तुलनात्मक बातें करेंगे, तुलनात्मक चर्चा करेंगे, इससे किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले है इसमें आदर्शवाद। अगर मैं ये इसकी आदर्शवाद की चर्चा करूं तो ये शिक्षक केंद्रित प्रणाली है। कैसी है, शिक्षक केंद्रित। शिक्षक को हमेशा एक आदर्श होना चाहिए। अच्छे शिक्षक की क्वालिटी होती है कि वो शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड नहीं है, ये है टीचर्स ओरिएंटेड। यानी शिक्षक जो होता है वो एक उसके आदर्श होते हैं, उसके विचार होते हैं, उसकी शब्दावलियों में उसके जो अंदर का जो इंटरनली प्रक्रियाएं होती हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन कैसे किया जाता है, एक आदर्शवादी शिक्षक के गुण क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होगी, उसका जो परिचर्चा है वो आदर्शवाद नाम जो है सबसे पहले सुकरात ने इनको पहले बढ़ाया, लेकिन इसकी क्रमबद्ध और व्यवस्थित प्रक्रियाओं को प्लेटो ने सेट किया। इनके शिष्य थे प्लेटो, किसके, सुकरात के।
सोक्रेटिस सुकरात जो थे उन्होंने आदर्शवाद के बारे में चर्चा पर चर्चा सबसे पहले करी, लेकिन समस्या ये हुई कि उन्होंने व्यवस्थित क्रम में इनके सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो, इन्होंने इसको अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से कि किस तरीके से इसका संचार होना चाहिए, किस तरीके से इसको लागू होना चाहिए, वो प्रक्रियाओं को इसमें किया गया। यानी थ्योरी ऑफ आइडियाज, एक नाम है थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ आइडियाज, यानी आपकी थ्योरी का मतलब एक आपके आदर्श का सिद्धांत दिया उन्होंने, एक आदर्श के बारे में, सिद्धांत के बारे में चर्चा करी हुई है। तो इस तरीके से ये, और मैंने इसको बताया ये कैसा है, ये शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक यानी टीचर्स ओरिएंटेड है। इसमें शिक्षक को, भाई अगर एक चीज मुझे बताओ, अगर शिक्षक डिसिप्लिन में नहीं होगा, शिक्षक एक आइडियल नहीं होगा, तो बच्चे कहाँ से आइडियल हो जाएंगे? क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको, शिक्षक एक उद्दीपक होता है। कक्षा कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में, कक्षा संचार की प्रक्रिया में शिक्षक का प्रभाव पड़ता है किस पर? स्टूडेंट पर। अगर शिक्षक आपका आदर्शवादी होगा, आदर्श होंगे, उसके मूल विचार, उसकी हर चीज़ें अगर उसकी अच्छी होंगी, तो 100% बात यह है, ऑब्वियसली ये बात है कि बच्चे पर वही प्रभाव पड़ेगा। अगर शिक्षक आदर्शवादी है तो अपने आप ऑटोमेटिकली स्टूडेंट पे उसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा इसमें है विचार, ये एक विचारवाद, मैंने कई एक बार कहा ये विचारवाद है। क्यों? ये विचारों को मानने वाला है, विचारों को, किसको मानने वाला? विचारों को। इसमें विचार, जो टीचर्स पढ़ाता है बच्चों को, शिक्षण कार्य करता है, तो वो अपने विचारों को रखता है, जिससे छात्रों में उसमें मूलभूत परिवर्तन आए। जो उसके विचार वो देगा, जो उसकी शक्ति है, परालौकिक शक्ति है। क्योंकि ये परालौकिक इसलिए कहेंगे जो अध्यात्म पे बल देता है। किस पे बल देता है? एक वर्ड आता है इसमें, अध्यात्म प्रक्रियाओं पर ये बल देता है। अध्यात्म का मतलब ये जो ईश्वर को जो मानने वाले लोग होते हैं, ईश्वर को जो मानते हैं ना, ईश्वर को इसमें सबसे पहले माना रहा है। तो ये आध्यात्मिक परालौकिक प्रक्रिया को मानने वाला ये आदर्शवाद हो गया जाके। तो इसमें दो चीजें और थोड़ा सा रखो इसमें कि इसकी तत्व मीमांसा होती है, ज्ञान मीमांसा होती है, और मूल्य या आचार मीमांसा। तो इसमें अगर मैं बात करूं ये चीजों, तो तत्व मीमांसा का मतलब ये विचार केंद्रित है। कैसा है? विचार केंद्रित। तो ये एक विचार केंद्रित प्रक्रियाओं पर बल देता है, तो ये विचार केंद्रित हो गया। यानी शिक्षक को एक जो है टीचर्स के विचार होते हैं, एक टीचर्स के अंदर जो इंटरनली जो प्रक्रिया होती, जो उसकी सभ्यता और संस्कृति, जो हमारा वातावरण ये प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाला है, जो छात्रों पर प्रभाव डालता है, तो उसके जो विचार होते हैं वो बहुत ही अच्छे विचार होते हैं। कहते हैं वो एक शिक्षक एक अच्छे विचार वाला, एक शिक्षक ऐसी भी क्वालिटी, लेकिन मैं आज शिक्षक की किसी की डिमेरिट नहीं करना वाला हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि शिक्षकों में भी डिमेरिट होते हैं, कुछ विशेषताएं, कुछ मेरिट भी होते हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, लेकिन कुछ में डिमेरिट्स भी होते हैं जो शिक्षकों को नहीं करना चाहिए। ऐसी मैं शब्दावलियों का प्रयोग इसलिए नहीं करूंगा कि ये हायर एजुकेशन है, तो किसी का मैं इस तरीके से आलोचनात्मक शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करने वाला हूं। लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा, तत्व मीमांसा का मतलब विचार के बाद में उसमें आता है, उसमें ये अध्यात्म, मैंने ये कहा है कि ये अध्यात्म पर बल देता है। जब ये अध्यात्म पर बल देता है तो इसमें आत्मानुभूति, इसकी प्रक्रिया है आत्मानुभूति। ये आत्मानुभूति का मतलब है कि सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें जो है आत्मानुभूति का मतलब ये है कि उन चीज़ों को वो बताने का प्रयास करता है जो आइडियल चीज़ें हैं, जो आदर्श के अंतर्गत आती हैं, तो उन चीज़ों को आत्मानुभूति के अंतर्गत ये सब चीज़ों को बताने का प्रयास करता है। अब हम एक नाम देता है अनेकता में एकता। अनेकता, इसमें एक सिद्धांत है अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि जो चीज़ें टीचर्स बताता है, जो टीचर्स ओरिएंटेड चीज़ें हैं, जिसमें शिक्षक केंद्रित प्रणाली के अंतर्गत आती हैं, अनेकता में एकता, यानी संगठन में शक्ति होती है। यानी जो चीज़ें हम अगर इन चीज़ों को बताएंगे, अनेक लोगों में बताएंगे, तो उसमें एक एकता बनी रहेगी। तो ये जो प्रक्रियाएं के अंतर्गत आता है वो आपका मूल मीमांसा या आचार मीमांसा के अंतर्गत आता है। और आत्मानुभूति, इसमें एक वो दिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक इस तरीके, क्यों इस तरीके? शिक्षक को, जब शिक्षक केंद्रित प्रणाली है तो शिक्षक को कभी सत्य, अहिंसात्मक चीज़ों को नहीं, अहिंसात्मक चीज़ों को प्रयोग करना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए। जब इस तरीके से हम इन चीज़ों को, शिक्षक किसी भी शिक्षार्थी की शिक्षण समस्या का समाधान करता है, तो सत्य निष्ठा, हर चीज़ को ऐसे शब्दों से उनको हम प्रयोग करके उन चीज़ों को निराकरण करते हैं छात्रों की, जो एक इनिशियल प्राथमिक दौर पर देखा जाए जो एक आदर्शवादी शिक्षक के गुण होते हैं, मेरिट होते हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये आपका आदर्शवाद। हमने बताया आदर्श मुख्यतः किस पर बल देता है? विचारों पर बल देता है,
विचार, इसमें विचार बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके आगे अगर मैं चर्चा करूं इसी में, दूसरा आपका है यथार्थवाद। यथार्थवाद, यथार्थवाद, दूसरी मैं चर्चा करूं यथार्थवाद। यथा धन अर्थ, वैसे इसका मैं वो करूं, अगर मैं इसका विच्छेदन कर दूं, मैं इसका अलग अलग कर दूं, जैसे इसको मैंने कर दिया यथा धन अर्थ धनवाद। यथा का मतलब जैसा, ठीक है ना, अर्थ का मतलब अर्थ और वाद का मतलब वस्तु। जो वस्तु जैसी है, यानी जो वस्तु जैसी है मैं उसी तरीके से देख लूं। जैसे आप हमारे आमने सामने बैठे हैं, मुझे आपकी दीवार दिखाई पड़ रही है, मुझे आपकी पीछे की दीवार दिखाई पड़ रही है, तो मुझे जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है तो मैं आपके लिए सत्य हूं, लेकिन वही चीज आपको दिखाई नहीं पड़ रही तो वो आपके लिए असत्य हो गई। इसी तरीके से आप मुझे देख पा रहे हैं तो मेरे पीछे दीवार है तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो जो मेरे लिए वो असत्य हो गया। तो जो चीज आपके लिए सत्य है मेरे लिए असत्य हो सकती है, वो आपके लिए सत्य है वो मेरे लिए असत्य हो सकती है। तो ये प्रक्रिया जो होती है वो यथार्थवाद के अंतर्गत आती है। यथार्थवाद की जो प्रक्रियाएं हैं वो वस्तु जगत प्रक्रियाएं कैसी हैं, इसमें विचार केंद्रित है, इसमें वस्तु केंद्रित है। और दूसरी बात यह है, जब सुकरात ने इसका आदर्शवाद को जन्म दिया, इन्होंने प्लेटो ने उन चीजों को सेट किया, उसमें प्लेटो के बाद अरस्तु, इसके जन्मदाता की बात करूं तो इनके जन्मदाता हैं अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया कि जो चीजें, भाई सुकरात के शिष्य थे प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, तो जो अब भाई ये विचार अरस्तु जो अब ये शिष्य जब थे तो इन्होंने अरस्तु ने विचार तो माना ही माना होगा, भाई विचार तो माना ही होगा इनका। विचार के बाद इन्होंने जोड़ क्या दिया इसमें, अपनी शब्दावलियों के आधार पर इन्होंने वस्तु जगत कर दिया, वस्तुओं को जोड़ दिया। वस्तु का मतलब जिन चीजों को हम देख पा रहे हैं, जिन चीजों को हम, अब हमारा इन्होंने इंद्रिय गोचर कैसा कर दिया, इंद्रिय गोचर, जो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जिस चीज को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। जैसे हमने किसी इंद्रिय के माध्यम से हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक उभयनिष्ठ इंद्रिय मन होता है। तो हमारी इंद्रियां कितनी होगी, 11 इंद्रियों के बारे में इंद्रिय गोचर के, जिस चीज को मैं छू सकता हूं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से जो मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, या किसी को स्पर्श कर रहा हूं, तो हमारी इंद्रियां ही तो काम कर रही हैं। तो इसमें उन्होंने विचार को वस्तु, यानी किसी चीज को मैं इन वस्तुओं को अप्लाई मोड में कर रहा हूं, उन चीजों को स्पर्श कर रहा हूं, तो वस्तु जगत भी इसी में आ जाएगा। तो इसलिए विचार और वस्तु जगत को ऐड करके जो इंद्रिय गोचर की प्रणाली के माध्यम से शिक्षण समस्या का समाधान किया जाता है, तो वो आपका यथार्थवाद के अंतर्गत आता है। दूसरा इसमें है इसकी तत्व मीमांसा क्या है, तो मैं आपको तत्व मीमांसा, इसकी तत्व मीमांसा क्या हुई जाके, ये वस्तु केंद्रित है। कैसा है, वस्तु केंद्रित है, तो ये इसमें वस्तु केंद्रित हो गया। और ज्ञान मीमांसा इसकी क्या है, वस्तु केंद्रित है और आपका विचार केंद्रित, इनमें वस्तु विचार दोनों हैं। लेकिन इसकी अगर ज्ञान मीमांसा की बात करूंगा तो ये वस्तुओं पर ज्यादा बल देता है, जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से स्पष्ट की जाती हैं, जो इंद्रियों के माध्यम से इनके बारे में किया जाता है, समझा जाता है, तो वो ये वस्तु केंद्रित पर बल देता है। किस पर बल देता है, वस्तु केंद्रित प्रक्रियाओं पर बल देता है। जो हमारी इंद्रियां प्रशिक्षण के माध्यम से, शिक्षण प्रक्रिया में प्रशिक्षण के माध्यम से जो हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं, तो उस पर जो बल देता है वो हमारा क्या हो जाता है, यथार्थवाद। अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि यथार्थ बन चुका है, 2 चीजें हैं, कभी कभी परीक्षा में हायर एजुकेशन में पूछ दिया जाता है कि यथार्थ बन चुका है, एक क्वेश्चन ये यथार्थ बन चुका है, और एक यही पूछ दिया जाता है यथार्थ बन रहा है। ये 2 प्रश्न हैं। अब बताओ आप लोगों में से ये 2 प्रश्न क्या किसके अंतर्गत आएंगे, आप इसमें किस फिलॉसफी के अंतर्गत आएंगे, ये दोनों सेंटेंस। तो आप कहेंगे यथार्थ जो बन चुका है वो आपका होगा यथार्थवाद। यथार्थ जो बन चुका है यानी लास्ट उसका जो परिणाम आ गया, तो यथार्थ बन चुका का मतलब ये हो गया कि यथार्थवाद है। लेकिन यथार्थ बन रहा है तो ये प्रयोजनवाद हो गया। तो कभी कभी यहाँ क्वेश्चन गलत कर देते हैं आप लोग कि इस तरीके से अगर यथार्थ बन रहा है यानी प्रोसेस में, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, प्रक्रियाओं में बदलाव हो रहा है, तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे बदलाव होता रहता है ना, तो ये प्रयोजनवाद के अंतर्गत आता है। तो इस टाइप में कभी कभी पूछ दिया जाता है प्रश्न के माध्यम से। मैं कभी कभी होता ये है कि मैं सारी टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं प्रश्नों की श्रृंखला बीच में इसलिए अप्लाई कर देता हूँ कि पूछ देते हैं स्टूडेंट के साथ इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, तो प्रश्न इसी टाइप में बनते हैं कि यथार्थ बन रहा
रहा है, यथार्थ बन चुका है, तो आप कह सकते हैं यथार्थ बन रहा है। जो चीज़ें प्रोसेस में हैं, जिसके परिवर्तन हो रहा है, जो चीज़ें आगे बढ़ने की मोड में हैं, तो वो प्रक्रियाएं होती है आपके किसके अंतर्गत, ये आपका आता है प्रयोजनवाद के अंतर्गत। और जो यथार्थ बन चुका है, फाइनली उसका परिणाम हो गया, तो आपका ये आ जाता है इसमें यथार्थवाद में। और इसमें हमने ये बताया आपको विचार केंद्रित होता है, क्योंकि ये शिक्षक के विचार होते हैं। और यथार्थवाद होता है, इसमें विचार के साथ में वस्तु को महत्वपूर्ण बल दिया गया है, तो ये वस्तु जगत को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है। इसमें वस्तु केंद्रित प्रक्रियाओं को संचालन होता है, इसमें विचार जगत की प्रक्रियाओं का संचालन होता है। अब इसके आगे जो आता है आपका है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद, इस पर थोड़ी चर्चा कर लूं। प्रकृतिवाद क्या है? नेचुरलिज्म है। प्रकृति का मतलब होता है कि सबसे पहले इसके जन्मदाता कौन है, तो जन्मदाता इसके जो है रूसो ने प्रकृति के बारे में चर्चा की हुई है कि रूसो ने बताया है कि बालक को स्वतंत्र गोद में छोड़ दो, बालक को उसके प्रकृति के स्वभाव में छोड़ दो, वो खुद से सीखने का प्रयास करेगा। और दूसरी बात, ये जो प्रकृतिवाद है इसका बिल्कुल विपरीत है, विरोधाभास है। जैसे विरोधाभास कैसे कहेंगे, इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें अनौपचारिक रूप से प्रक्रियाओं को संचालन होता है, लेकिन इसमें औपचारिक। क्यों औपचारिक? वो इसलिए कि यहाँ हर चीज फिक्स है, शिक्षक की विषय वस्तुएं फिक्स हैं, शिक्षक का टाइम टेबल फिक्स है, शिक्षक का पाठ्यक्रम फिक्स है, उन चीजों के माध्यम से वो शिक्षण समस्या का समाधान करेगा। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ क्या कह दिया, प्रकृति की गोद में छोड़ दो, बच्चा खुद से, यहाँ खोज विधि पे, इसको क्या खोज विधि पे बच्चा स्वयं से सेल्फ रियलाइजेशन, यानी सेल्फ से उन चीजों को सोचने का प्रयास करेगा, सेल्फ से उन चीजों को खोज करने की कोशिश करेगा। तो ये रूसो के मत थे। तो इन्होंने रूसो ने प्रकृतिवाद में अपना बल दिया है, जिसमें उन्होंने बताया था ये कैसा चीज है, इसमें विचारवाद के साथ साथ इन्होंने विचारों के साथ साथ विज्ञान पदार्थ को भी जोड़ा। किसको? पदार्थ को। पदार्थ का मतलब इन्होंने किसका सहारा लिया? विज्ञान का सहारा लिया। नई नई चीजों को इसमें ऐड करने की कोशिश करी, तो इन्होंने ये इस तरीके से विज्ञान को भी जोड़ा पदार्थ में। दूसरा, इन्होंने ये एक निषेधात्मक शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? निषेधात्मक। निषेधात्मक का मतलब ये होता है, इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा का इसलिए वो सेलेक्ट किया निषेधात्मक में, क्योंकि बच्चा खुद से सीखने का प्रयास कर दिया। इसमें बच्चा खुद से जब सीखेगा, तो निषेधात्मक में मतलब ये है कि उसकी शिक्षण विधियां, उसकी शिक्षण प्रविधियां, उसके उपयोग, यहाँ पर सबका विरोध किया गया है। क्यों? कि जब अनौपचारिक है, अनौपचारिक रूप से इसको ग्रहण किया गया है, अनौपचारिक, औपचारिक नहीं लिया गया, इसको अनौपचारिक के रूप में लिया गया है। तो अनौपचारिक का मतलब हर चीज जो है बच्चा खुद से करने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है कि वो टीचर के हिसाब से, यहाँ हर चीज का विरोध हुआ है। शिक्षण प्रक्रिया का विरोध हुआ है, शिक्षक का भी विरोध हुआ है। शिक्षक का विरोध इसलिए हुआ है कि इसमें शिक्षक की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा शिक्षक की कोई जरूरत नहीं है, बालक खुद से उन चीजों को करने की सीखेगा, करके मानेगा और करके इन चीजों को देखेगा। तो इसकी तत्व मीमांसा क्या हुई जाके? तत्व मीमांसा इसकी क्या हुई? प्रकृति। यानी प्रकृति का मतलब है कि प्रकृति की गोद में, नेचर की गोद में छोड़ दो, प्रकृति की गोद में छोड़ देंगे बच्चे को, खुद से उठना बैठना चलना, एक दूसरे के व्यवहार को देख करके वो अपना कार्य करेगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ था, जब बालक छोटा होता है, जब उसे कोई चीज नहीं आता, तो वो एक दूसरे से देख करके, कहने का मतलब ये भी एक फिलॉसफी है आपकी, एक दूसरे के देख करके अपना व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। चलना सीख जाएगा, बोलना सीख जाएगा, खाना सीख जाएगा। भाई बच्चा कभी किसी को कभी आपने देखा होगा बच्चे को, आपने क्या ये चीजें भाई देख करके ही सीखता है, वो कभी बोल करके नहीं। आप उन चीजों को बोल करके बताएं कि बेटे ऐसे खाना खाया जाता है, बोलोगे जरूर, लेकिन उसके व्यवहार में वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपने व्यवहार में क्या कर लेता है? मॉडिफिकेशन कर लेता है। तो वो प्रक्रिया इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये आपका हो गया ज्ञान। और इसकी ज्ञान मीमांसा क्या होती है? प्राकृतिक चीजों को, प्राकृतिक माध्यम से वो उन चीजों को समझने का प्रयास करता है। तो ये इसकी ज्ञान मीमांसा। मनुष्य को जीवन में इसकी आचार मीमांसा या ज्ञान मीमांसा की बात करेंगे तो क्या होता है कि बच्चा जब स्वयं से करने की चीजें को करने की कोशिश करता है, स्वयं से जानने की कोशिश करता है, तो वो चीजें उसको उसमें आनंद की अनुभूति होती है। कैसा होता है? आनंद महसूस करता है कि ये चीजें हमने खुद से करी हुई हैं। कभी कभी देखा होगा बालक में एक उल्लास, हर्षोल्लास, रुचि, जिस क्षेत्र में बच्चे को ज्यादा रुचि होती है उसमें उसको अगर सफलता अर्जित हो जाए तो उसके अंदर एक जिज्ञासा बढ़ जाती है कि अरे अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसे ऐसे हो गया, उसका परिणाम अच्छा आ गया। तो कहने का मतलब उसको सुख की प्राप्ति होती है, उसको थोड़ी सी सुख की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं आती हैं वो आपके प्रकृतिवाद के अंतर्गत में आती हैं। पहला मैंने आपको बताया कि आदर्शवाद का इसके विरोधी क्यों है? विरोधी इसीलिए कि यहाँ हर चीज फिक्स नहीं है, अनौपचारिक, कहीं भी कैसे भी जहां मिल जाओ उन चीजों को बता दो, समझा दो, सिखा दो, तो वो चीजें इनफॉर्मल तरीके से होती हैं। तो वो चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इसलिए इसको हम आपको ये कहेंगे कि क्या, कि ये आपका प्रकृतिवाद हो गया। लास्ट में आपका तीसरा जो चौथा बचा हुआ है,
ये किस पर बल देता है? ये पदार्थ पर बल देता है। ये कैसी शिक्षा है? ये है विचारवाद, ये वस्तुवाद, ये पदार्थवाद है, ठीक है ना, पदार्थ में। तो अब इसमें क्या है? ये आपका प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद का नाम मैंने दूसरा आपको बताया फलवाद है, व्यवहारवाद है। ये किस पर बल देता है? ये परिवर्तन पर बल देता है। परिवर्तन का मतलब ये होता है कि बच्चे ने, स्टूडेंट ने किसी भी शिक्षण समस्या का समाधान करने के लिए जो चीज़ें सीखी, समझी और उनमें कितना उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, अपने व्यवहार में कितना परिवर्तन कर पाए हैं, तो जो वो प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रयोजनवाद के अंतर्गत आती हैं। अब ये प्रयोजनवाद जो है, प्रैग्माटिज्म, ये इसका मतलब ये है, प्रैग्माटिज्म से शब्द मिलकर बना हुआ है प्रयोजनवाद। तो इसका हिंदी अर्थ है कि क्रिया करना। कहने का मतलब इसके जो प्रणेता है, जो जन्मदाता है, वो इसके जो इन्होंने जो प्रयोजनवाद को तैयार किया वो जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी इसके प्रणेता है। जॉन डीवी ने क्या कहा कि बच्चे को आओ करके सीखने वाली प्रक्रिया, आपने पढ़ा होगा विज्ञान आओ करके सीखे, है ना। विज्ञान आओ करने सीखने का मतलब है कि बच्चा खुद से उन चीज़ों को सीखता है, प्रैक्टिकल। आपने देखा होगा कक्षा शिक्षण में जब कभी भी दो चीज़ें होती है, एक थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं और एक आपकी प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकली चीज़ें का मतलब है कि उनको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। किसी चीज़ की लेबोरेटरी में जब बच्चा जाता है, प्रयोगशाला में जब बच्चा जाता है, तो वो खुद से करता है। शिक्षक बता देगा, उसकी थ्योरी को समझा देगा कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो वो क्या करेगा? बच्चा खुद से करने का प्रयास करेगा कि नहीं सर हम खुद से करेंगे। तो जो खुद से करने की प्रक्रिया होती है, जो खुद से सेल्फ से करने की प्रक्रियाएं होती हैं, वो चीज़ें जो आती हैं आपके किसके अंतर्गत आती हैं? प्रयोजनवाद के। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है वो इसके अंतर्गत आती है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत में जो चीज़ें आती हैं वो आपके व्यवहार में परिवर्तन। इसमें क्या होता है? शिक्षण सामग्री, जैसे 2 और 2 क्या 4 होते हैं, तो बच्चा क्या सीखना? 2 और 2 4, वो खुद से करके सीखेगा। उन चीज़ों को उदाहरणों के माध्यम से खुद से अपने आप से करने की प्रक्रिया, अपने व्यवहार में परिवर्तन। मैंने एक वर्ड दे दिया, परिवर्तन। जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ें, शिक्षक के द्वारा बताई हुई चीज़ें, शिक्षक के द्वारा उन चीज़ों को लिखाया गया और उससे खुद बच्चे ने अपने व्यवहार में जो परिवर्तन कर लिया, जो अपने व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया हो गई जाके, वो आपके प्रयोजनवाद के अंतर्गत आती है। इसी तरीके से इसकी तत्व मीमांसा, इसकी ज्ञान मीमांसा, इसकी आचार मीमांसा का मतलब ये हुआ कि बच्चे ने जो चीज़ें शिक्षक ने बताई, समझाई, सिखाई, उनमें उसने कितना इंप्रूवमेंट किया, कितना आगे बढ़ा, कितना पीछे हुआ। ये भी हो सकता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं इसके फेवर में हूँ कि हर चीज़ें मेरिट के ऊपर हूँ। कभी कभी बच्चे को शिक्षक पढ़ाता है वो डिमेरिट से हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि उसकी कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी जिसके कारण वो उन चीज़ों में पिछड़ जाता है। तो उसके व्यवहार में क्या है? परिवर्तन। एक इसमें ही आता है इसके उद्देश्य। अगर इसकी उद्देश्य की चर्चा करूं तो एक शब्द आता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, भूखे भजन न होए गोपाला। यानी भूखे भजन न होए गोपाला का मतलब क्या हुआ? भूखे भजन न होए गोपाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कभी एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ये एक प्रश्न पूछ दिया, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये किस फिलॉसफी के अंतर्गत आता है? ये प्रश्न था, आपकी हायर एजुकेशन में पूछा हुआ प्रश्न है कभी कभी इस तरीके से। तो आपको भूखे भजन ना हो, कहने का तात्पर्य ये हुआ जाकर के कि बच्चे को जो चीजें चाहिए, भाई मुझे मुझे भूख लगी है, तो मुझे जब भूख शांत करने के लिए मुझे चाहिए भोजन, ठीक है ना। अब उसकी जगह तुम दूसरी चीजें रख दोगे तो मुझे इरिटेशन हो जाएगा। अरे भाई मुझे भूख लगी आप। तो कहने का तात्पर्य ये मेरा हुआ जाकर के बच्चे को जो उपयोगी चीजें हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन चीजों को अगर हम उन चीजों के माध्यम से उसको बताने, सिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे तो उसके व्यवहार में क्या हुआ? इंप्रूवमेंट होगा। जो चीजें उपयोगी हैं, जो उपयोगी चीजें मैं उसको बता दूंगा, समझा दूंगा, सिखा दूंगा, तो वो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। जो व्यवहार में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है वो आपके इसमें आती है प्रयोजनवाद में। तो मैं आपको बताने वाला था, ये मैंने कंपैरेटिव, इसमें हमने तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है। आदर्शवाद, विचारवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। मैंने आपको बताया ये विचार केंद्रित प्रक्रिया है, ये आपकी वस्तु केंद्रित प्रक्रिया है, ये आपकी पदार्थ केंद्रित प्रक्रिया है और ये आपकी परिवर्तन चीज की प्रक्रिया है। तो इस टाइप में ये मैंने आपको कंपैरेटिव बता दिया, तुलनात्मक। अब मैं आगे की क्लास में जब कक्षाओं का संचालन विधिवत तरीके से होगा लाइव क्लासेस में, तो पहले मैं आपकी वेस्टर्न फिलॉसफी में, आपकी पाश्चात्य दर्शन में सबसे पहले मैं प्राचीन दर्शन की जब चर्चा करूंगा तो सबसे पहले आदर्शवाद को पढ़ाना पूरा, उसका क्या डिसिप्लिन रहा, इसका क्या उद्देश्य है और इसकी क्या अनुशासन है, और इसके बारे में चर्चा करूंगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा यथार्थवाद, फिर उसके बाद प्रकृतिवाद, फिर उसके बाद में लास्ट में प्रयोजनवाद।
अब मैं चाहूँगा कि ये आज का इतना सफिशिएंट है। आप इसको व्यवहारिक रूप से जो मैंने आपको शब्दावलियों को ज्ञान करा दिया, इसको आपने समझ लिया होगा। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप पुस्तकीय को, अपने पुस्तक के माध्यम से जो चीज़ें थोड़ी बहुत रह गई हैं उन चीज़ों को कवर अप आप खुद से करेंगे। मैंने बता दिया ये जो व्यवहारवाद की प्रक्रिया, यानी अपने आप में कुछ पढ़ने का प्रयास करें, अपने आप से सीखने का खुद का सब प्रयास करेंगे तो अपने व्यवहार में परिवर्तन होगा। भाई शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, कहने का मतलब वो मार्गदर्शन देता है किसी कंपटीशन के लिए। मैं आपको बता दूं, सब लोग यहाँ यूजी पीजी करे हुए हैं, कोई ग्रेजुएशन करके आया, कोई पीजी करके आया है। तो जब पीजी करके आया तो यूजीसी नेट में बैठेगा यूजीसी, और जो यूजी करके आया जिसने बीटीसी बीएड किया हुआ है तो वो आपका नीचे के कंपटीशन एग्जामिनेशन में बैठेगा। तो कारण रीजन क्या होता है कि इतना तो सभी बच्चे कर लेते हैं, 50% तक तो सब लोग अपना अपना पढ़े हुए हैं, इतना तो वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन 60 और 70 की जब बात आती है, यानी 15 से 20% की जो बात आती है, जो कंपटीशन फाइट करने की बात आती है, वो 20% का माइनर रहता है, वहाँ थोड़ा सा मेजर पार्ट रहता है। तो जो मेजर 20% का है तो वो शिक्षक के द्वारा जो मार्गदर्शन की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ही, शिक्षक के द्वारा दी हुई चीज़ें, बताई हुई चीज़ें, उनके व्यवहार में परिवर्तन वाली प्रक्रिया जो होती है वो इसके अंतर्गत आती है। तो ये आप खुद से करने की, आओ करके सीखने वाली प्रक्रिया पर जोर देंगे तो आपको 100% ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद में मैं आपको एक एक करके इन चीज़ों की चर्चा पर चर्चा करूंगा, एक एक करके इनके बारे में बताऊंगा, इनका क्या ये रहा वो चीज़ें, सब चीज़ें विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और मैं आज यहीं आप इस चीज़ को विराम देता हूं। और मैं एक आपको महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं कि जिन बच्चों ने एन के क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो तुरंत अतिशीघ्र डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में आपके वहाँ कमेंट भी, अगर कोई किसी तरीके से कोई क्वेश्चन की समस्या आ रही है, कोई प्रश्न पूछना है या अपने सजेशन देना है, तो उसमें हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है, कमेंट ग्रुप। उसमें कमेंट में जा करके एक कमेंट भी लिख सकते हैं जिससे हम उन चीज़ों को देखें, समझें और उसका नए दिन आकर के उन शिक्षण समस्याओं का समाधान भी कर सकेंगे। तीसरी बात, इसमें जो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इसमें जो दिया हुआ, जो आपका हमने ऐप बनाया है, लॉन्च किया हुआ है, इसमें एक ऑफ़र भी चल रहा है। ऑफ़र में 5 तारीख ऐसा हुआ एक्चुअली कि ये आपका बसंत पंचमी का फेस्टिवल था 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। तो उसमें हमने एक ऑफ़र में दिया है, उसमें डिस्काउंट है। तो उस ऐप में आप जाएंगे, देखेंगे जाके, तो इसमें एक कूपन दिया हुआ है डिस्काउंट का। तो उसमें डिस्काउंट के माध्यम से आपको बहुत कम फीस, मतलब मैं ये कहूँगा, देखिए हम भी एक शिक्षक हैं और मैं भी इन चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि शिक्षण समस्या बहुत होती है हर किसी के पास। इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आपको लेकर के आने वाला हूँ जिससे किसी भी शिक्षक को पढ़ने वाले, यानी योग्य और अनुभवी छात्रों की जो शिक्षण समस्याएं हो जाती हैं तो उनका निदान करने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म को तैयार किए हुए हैं। इसमें बहुत रियायतन, कुछ ज़्यादा फीस नहीं है। हम केवल वो फीस नहीं लेंगे जो हमारे, भाई ज्ञान क्या होता है, शिक्षक का ज्ञान देने से बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान को हमने पुस्तकीय ज्ञान अपना अर्जित किया और उसको मैंने अपने पास रख लिया तो इससे मेरा कल्याण नहीं होने वाला है। ज्ञान को जितना हम बांटेंगे, एक दूसरे में जितना हम बांटेंगे, तो जितना हम फैलाव एक्सपेंसिव करेंगे, तो मेरे ज्ञान में क्या आएगा, एक सकारात्मक भी आएगी। क्यों कि उसके माध्यम से अगर मैं कोई चीज़ की कमी अपने आप में कर रहा हूँ, अपने आप में हेजिटेट हो रहा हूँ, तो उससे जो मेरा फीडबैक आपके लोगों के माध्यम से मिलेगा तो उसमें मैं क्या करूँगा, सुधार। तो इसलिए मैंने इन चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बहुत कम रियायतन फीस है। केवल मैं स्टूडियो, जो मेरा स्टूडियो है उसका इन्वेस्टमेंट चार्ज है, बाद बाकी का इसमें कोई चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिससे आप ये सोचो कि इससे मैं आगे बढ़ करके ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। ऐसा मुझे ऐसा नहीं, एक सामान्य जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार। मेरा मतलब ये है कि जो ये स्लोगन दिया गया है, सादा जीवन उच्च विचार, कहने का मतलब जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जो लोगों की इस तरीके की सोच होती है वो इन चीज़ों को, इकोनॉमिक को इतना बड़ा वरीयता नहीं देते हैं, अपनी उन चीज़ों को, विषय वस्तुओं को रखते हैं कि हमारे समाज में जो इस तरीके के गलत चीज़ें ज़्यादा वायरल हो रही हैं उन चीज़ों पर सुधार करके, शिक्षण समस्याओं का समाधान करके उन छात्रों को उस मंजिल तक पहुंचाने का मेरा, हम लोगों का जो एक हमने एक संकल्प लिया है, उस संकल्प के माध्यम से मैं कहूँगा कि आप लोगों को इससे जुड़ करके आप अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं, आप अपने अंधकार से निकलकर एक प्रकाश की ओर चल सकते हैं। वो सब चीज़ें इस ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। और मेरा आपसे सब लोगों से यही कहना रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इतना ही मुझे फीडबैक में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए आपके फीडबैक में कि मेरे आप इसमें सब्सक्राइबर बढ़ाएं, अपना कमेंट दें और जो मैं उन चीज़ों को सुधार कर सकूं जो मेरे अंदर। भाई मैंने पहले भी कहा था, शिक्षक
संपूर्ण नहीं होता है। शिक्षक का मतलब ये नहीं होता है कि वो विशिष्ट हो गया जाकर के और उसके अंदर हर चीज़ें बहुत इंप्रूव हो गई और हर चीज़ें के बारे में वो कोई गलत नहीं है, लेकिन नहीं, कोई परिपूर्ण नहीं होता है, सब लोग अधूरे होते हैं। कहने का मतलब देखने का दृष्टिकोण होता है, जैसे कि मैंने फिलॉसफी आपको बताई है, देखने का जो नज़रिया होता है वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि उसके माध्यम से एक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दे सकते हैं कि जो शिक्षक की कुछ डिमेरिट्स रहती हैं उनके बारे में बता सकते हैं, या क्वेश्चन से लेकर, प्रश्न से लेकर कोई समस्या है तो उसका भी आप प्रश्न में लिख सकते हैं कि सर ये मुझे ऐसे पुनः बता दो। तो एक हमारा दायित्व ये है, जब तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, जब तक आप उस चीज़ को सीख नहीं लेंगे, जब तक इस चीज़ का मैंने एक संकल्प लिया हुआ है कि जो बच्चों की समस्याएं शिक्षा से लेकर शिक्षण प्रक्रिया में जो समस्याएं आ रही हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जैसे बीएड कर रहे हैं जो छात्र, बीटीसी जो कर रहे हैं छात्र, उनकी परीक्षाएं जो है अब ऑब्जेक्टिविटी में आ गई हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि वहां वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। थ्योरी तो आपको पढ़ना है तभी तो आप वन लाइनर निकाल पाएंगे। तो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको थ्योरेटिकल चीज़ें बताएंगे, व्यवहारिक चीज़ों को बताएंगे, और जो आपकी उपयोगी चीज़ें हैं, प्रश्न बनते हैं जहाँ से, उन चीज़ों को लेकर के भी मैं चर्चा करूँगा। तो इसलिए जितने भी लोग बीएड वाले देख रहे हो, बीटीसी वाले देख रहे हैं, यूजीसी नेट वाले देख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले लोग देख रहे हैं, तो इन चीज़ों को पढ़ करके अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर अपनी शिक्षण समस्याओं का समाधान करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।